अभिशाप हम लोग को हुआ है कि हम लोग का जमीन जगह सब लूट के इस तरह खाली मैदान में बैठा दिया गया। कुछ नहीं, न पानी का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है। हम लोग का पहचान ही है जमीन, जमीन से ही हम लोग झारखंडी हैं। अभी तो ऐसे स्मार्ट सिटी बना दिया सरकार हम ही लोग का जमीन में, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं है। फैक्ट्री के नाम से सब एक्वायर किया गया है। हम लोग का डेवलपमेंट होगा, इलाका का, देश का डेवलपमेंट होगा बोल के दिया गया था, लेकिन ठीक यहाँ तो उल्टा हुआ। अब लिखे हैं कारखाना बना के, लोहा कारखाना, और आप स्मार्ट सिटी कैसे बना रहे हैं कि लड़ाई खत्म तो नहीं होगी। हम मर जाएंगे, कागज नहीं मरेगा। कैलेंडर की कुछ तारीखें कालजयी हो जाती हैं। इतिहास के पन्ने में एक अमर दिन जिसके साथ जुड़ी होती हैं अमर गाथा, संघर्ष और विरासत की स्वर्णिम कहानी। 15 नवंबर कुछ ऐसा ही खास अहमियत रखता है झारखंड के लिए। आप जरूर जानते होंगे 15 नवंबर 1875 एक ऐसी तारीख जिस दिन धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने संघर्ष, शहादत से झारखंडी अस्मिता की गौरव गाथा लिखी। और ठीक 15 नवंबर को ही 2000 में झारखंड का गठन हुआ। लेकिन क्या आपको 15 नवंबर 1963 का वो दिन याद है? शायद नहीं। इस दिन देश और राज्य के इतिहास की कड़ी में एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। आपको बता दें कि ये संयोग ही था कि वर्ष 1963 में वो शुभ दिवाली वाला दिन भी 15 नवंबर ही था, जिस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को एचईसी, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना समर्पित किया। एचईसी, जिसने खुद अपनी धमन भट्टी किताब से ऐसे लोहे गलाए कि उससे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट खड़े कर दिए। एचईसी उद्योगों की जननी तो बन गई, लेकिन खुद के लिए हमेशा मोहताज रही, उधार की सांसें लेती रही। लेकिन एचईसी को गढ़ने में, एचईसी को उकरने में जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी आहुति दे दी, यानी कि झारखंड के आदिवासी, रैयत और मूलवासी, वो 65 साल बाद भी उसी बदहाली में जी रहे हैं। कुछ नहीं बदला। उद्योग लग गए, स्मार्ट सिटी बन गई, तमाम चीजें हो गए, लेकिन जो नहीं बदला वो थी उनकी फूटी हुई किस्मत और पथरीले आंसू। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। एयर नाउ देख रहे हैं आप। ये हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसपे एचईसी के इतिहास, इसके पतन और विस्थापन का दर्द की ये पूरी कहानी है। और हमें उम्मीद है कि इससे जो जानकारी मिलेगी उससे ना आप अपनी आंखों के आंसू रोक पाएंगे और एचईसी के पतन को जानकर आपको भी तकलीफ होगी। तो ये पूरी कहानी देखिएगा और अपना प्यार भी जरूर दीजिएगा। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है एचईसी, जो 7000 एकड़ में फैला है। 729 एकड़ में फैक्ट्री है इसकी, 772 एकड़ में आवासीय कॉलोनी बनाई गई और 200 एकड़ में सड़क, ड्रेनेज और तमाम बुनियादी सुविधाएं बनाई गई। लेकिन आज ये पतन के कगार पे है। ये टूटी बिल्डिंगें, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 साल में एचईसी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये वही एचईसी है जिसने चंद्रयान के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया, इसरो के लिए टैंक, गन, ड्रैगन जैसे तमाम चीजें बनाई, रक्षा उपकरण बनाए, और आज ये खुद अपनी बदहाली, अपनी तंगी पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है। हम लोग तो मतलब क्या कहिएगा, मतलब बेमौत मारे गए हैं। 80 एकड़ जमीन गया है मेरा, 80 एकड़ जमीन गया है, जिसमें 10 डिसमिल हमको मिला है और मेरे चचा लोग
को 10-10 डिसमिल ज़मीन मिला, मतलब कुल मिला करके 40 डिसमिल ज़मीन मिला। अब एक आदमी को नौकरी मिला मेरे परिवार से, और चचा लोग को भी नौकरी दिया गया। उसके बाद नौकरी का सिलसिला वहीं से ख़त्म हो गया, नौकरी का सिलसिला ख़त्म हो गया। हम भी HEC में ट्रेनिंग किए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिला। मेरा लड़का नौकरी वहाँ HEC में ट्रेनिंग किया, नहीं नौकरी मिला। आज वो रेलवे में दूसरे जगह पर नौकरी कर रहा है, जिससे गुजर बसर हम लोग का हो रहा है। अन्यथा HEC के भरोसे में तो हमको भूखा मरना था या कहीं पर कटोरा लेकर के खड़ा रहना था। HEC अगर नहीं होती तो जिस समय 62 में चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, उस समय यहाँ से तोप और तोप का गोला बनता था, आज भी बनता है, बनने का HMBP में, जो चीन के और भारत की लड़ाई में काम आया है। आज वैसे संस्थान को बंद किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जिसने चीन और भारत की लड़ाई में सहयोग किया। पुनर्वास के लिए जो ज़मीन दिया है, मेरे पास अभी भी पेपर है, 10-10 डिसमिल ज़मीन जो दिया है उसका, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं दिया गया है। हम अभी भी दौड़ के जाते हैं ब्लॉक में, मोडेशन नहीं करता है, मालिकाना हक नहीं देता है। HEC देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जिसका प्रस्ताव उन्होंने अपने मित्र सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के साथ रखा, और उसके बाद इसके निर्माण की नींव रखी गई। और इसके लिए जगह जो चुना गया वो झारखंड था। झारखंड के इसी रांची में HEC निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 साल का लंबा वक्त लगा। उसके बाद 15 नवंबर 1963 को ये HEC बनकर खड़ा हुआ। ये HEC एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे। यहाँ पे विदेशों से लोग नौकरी करने आते थे, जिनके लिए यहाँ पे रशियन हॉस्टल का निर्माण किया गया था। तब का HEC, मतलब 65 साल के पहले जिस HEC की कल्पना देश ने की थी, वो आज बदहाल है। उस समय इतनी चकाचौंध होती थी कि आप समझिए कि विदेशों से जब यहाँ लोग नौकरी करने आते थे, वो यहीं रच बस जाते थे। दिवाली, यहाँ हर दिन दिवाली होती थी, हर दिन दशहरा होता था। यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो लंबे समय से, या फिर यूं कह लें कि वो यहाँ काम करने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ने को तैयार थे। लेकिन आज वही कर्मचारी रो रहे हैं, क्योंकि वो पाई पाई को तरस गए हैं। उनके पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिल रहा है, और HEC आज अपनी बाकी बचे जमीन, जो जितने में फैक्ट्री बनी, उसके बाद जो और बची हुई जमीनें हैं, उसको बेचकर अब अपने कर्मचारियों के पैसे का भुगतान कर रहा है। देखिए, जब हम 2012 में ज्वाइन किए थे, जब हम आए थे, तो यहाँ हमको अच्छा खासा प्रोडक्शन दिखता था। लगता, आप मानेंगे, जब हम मशीन पर काम करते थे, हम लोग को लंच में भी फुर्सत नहीं मिलती थी, कि काम कैसा लोड रहता था ना, कि मशीन चल रही है, हम इधर खाना खा रहे हैं। हम ये भी नहीं कि लंच करने कहीं सुकून से जाते हों, इधर कट लगा है, इधर हम खाना खा रहे हैं। ऐसा ऐसा दिन देखा हमने 2012 से हम ज्वाइन किया। अब आज ये हालत है कि वो मशीनों पे जॉब ही नहीं, तो फिर बताइए कहाँ से उम्मीद किया जाए। मतलब मशीनें खाली पड़ी हैं। अगर इत्तेफाक से अगर आप लोग अंदर जाने को मिले ना, अगर आप लोग डायरेक्ट शूट करेंगे, देखेंगे वहाँ मशीनों पे काम नहीं, सब पुराना काम, जिसका मतलब अभी कोई खास वैल्यू नहीं है। मतलब जंग पड़ गया है उन मशीनों पे, कह सकते हैं पूरा। अब वो मशीनें कैसे काम करेंगी, या बदलना पॉसिबल भाई है? बिल्कुल बदलना चाहिए, बदलेगा तब ना। जब इन लोगों के पास ऑर्डर होगा तो इस मशीनों पर काम करेंगे। काम तभी करेंगे जब इनके पास फंड मिलेगा। सरकार इसमें जब तक, मेन एक शब्द में मैं कहना चाहूँगा, जब तक सरकार इसमें हाथ नहीं डालेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जिसने इस HEC ने, चूंकि आप मशीन डिपार्टमेंट से हैं, आपने चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनते देखा, आपने इसरो का लॉन्चिंग पैड बनते देखा, आपने ड्रैगन बनते देखा,
तो इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब देश के कीर्तिमान का हिस्सा बनने के बाद, ये इस कगार पे खड़ा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहते हैं ना कि राजनीति में मार खा रही है कारखाना। भाई नेहरू जी ने बनाया है, मोदी जी को पसंद नहीं। अब क्या है भाई, अंदर इन लोगों का क्या स्ट्रेटजी चल रहा है पता नहीं। और एक चीज़ तो सबसे बड़ी जो घातक हुई है, जो यहाँ पे बगल में स्मार्ट सिटी बना दी गई है। स्मार्ट सिटी जहाँ रहेगी तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी हालत में बगल में कारखाना नहीं चलने देगा। देखिए, जो सपना और जो कल्पना हम लोग किए थे कि एचईसी देश के लिए बहुत बड़ा करेगी, लेकिन किया है इन्होंने। काफ़ी अच्छे चंद्रयान 2 के लिए लॉन्चिंग पैड वगैरह बनाना, अभी आपका एनसीएल के लिए बड़े बड़े ड्रैग लाइन, रेलवे के लिए काम हम लोग काफ़ी बहुत अचीवमेंट किए हैं। लेकिन क्या है कि पता नहीं क्या कारण है इसका, कहाँ से इसकी लूपहोल है, दिन प्रतिदिन इसको डाउनफॉल में जा रही है। यहाँ पे देखिए कि अभी झारखंड सरकार इसके जितनी ज़मीन थे, करीब 700 एकड़ ज़मीन ले ली है। उसमें स्मार्ट सिटी, आपका विधानसभा, कई सरकारी ऑफिस बन रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ के मतलब जो भी सरकार है ज़मीन पे नज़र है, और जिसके कारण क्या है कि एचईसी पे लोग कम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ झारखंड में हेमंत सरकार है, लेकिन हम देखे 2-3 बार मंच से एचईसी का नाम लिए, लेकिन एचईसी के कर्मचारियों का, यहाँ पे के लोगों का कोई चिंता नहीं है। जो कि यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो सिर्फ भाषण में अपना एचईसी का एजेंडा लाना है, सरकार के प्रति थोपना है। तो मैं दोनों सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, हम लोग एज एम्प्लॉय हम लोग चाहते हैं कि एचईसी चलेगी तो आने वाले समय में देश के लिए काफ़ी मददगार साबित। कई पहले विदेशी मुद्रा को बचाना, ये सब करना, और जो मेक इन इंडिया के तहत हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन है कि सरकार से अगर सहयोग मिलेगी तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। तो क्या आप लोग तो अंदर, चूंकि अंदर में फैक्ट्रीज है, आप लोग फैक्ट्रीज में ही काम करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था वो बंदी के कगार पे खड़ा है? हाँ, अभी तो जब सरकार इस पे कई एक बार पेपर के माध्यम से या फिर लोगों के माध्यम से पता चलता है कि खुद कमाओ खुद खाओ, तो उसके लिए मार्केट में हमें ऑर्डर भी चाहिए, जो कि ऑर्डर अभी नेगेटिव नेटवर्क होने के कारण इसको ऑर्डर भी नहीं मिल पा रहे हैं। गवर्नमेंट जब तक से मदद नहीं करेगी, गवर्नमेंट गारंटी नहीं मिलेगी, बैंक के जब गारंटी नहीं मिलेगी, तो हमारा जो आर्थिक जो है वो हमारा मदद नहीं मिल पाएगा। तो बड़े लेवल पे हम नहीं काम कर पाएंगे, इंसलरी के रूप में हम धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अगर सरकार मदद करती है, गवर्नमेंट गारंटी देती है, तो करीब 400-500 करोड़ का आकांक्षा का एक बहुत बड़ा ऑर्डर, जो हम लोग उसमें काफ़ी प्रॉफिट होता था, किसी प्रकार से वो एलएनटी को चला गया है। तो इस तरह का काम अगर जो जिसमें प्रॉफिट होता था, मतलब करीब 100 गुना प्रॉफिट कहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, वो एक हमारा रीड था, वो एलएनटी को चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं? तो मजबूरन टेम्पो चलाना पड़ रहा है, क्योंकि महीना में तो हमको सबका फीस चाहिए, हाँ। ट्यूशन फीस चाहिए। हाँ। रेंट पे है कि अपना घर है? अपना घर है। हाँ। फिर उनका गाड़ी भाड़ा चाहिए, वो सब कहाँ से आएगा हर महीना। और यहाँ 45 दिन में, 2 महीना में, 3 महीना में एक बार पेमेंट होता है, कैसे चलेगा घर? तो ऐसे सैलरी का स्थिति क्यों हुआ, ये बताता है प्रबंधन? ये सब एक दिन का नहीं है, सब धीरे धीरे हुआ है। मैनेजमेंट का भी लापरवाही है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। फैक्ट्री ठीक से चल रहा है? फैक्ट्री तो कहाँ चलेगा, मैन पावर भी नहीं है, मशीन भी खराब है, काम भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत काम है उसी से गुजारा चल रहा है। ये एचईसी मतलब एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये अब बंद के कगार पे है, जब आप कह रहे हैं कि मशीनें नहीं चल रही हैं? अब एचईसी को पूंजी का व्यवस्था बहुत ज़रूरत है, पूंजी का। हाँ। अब सरकार दे नहीं रही है। हाँ। बैंक गारंटी ले नहीं रही है। हर महीना 3 करोड़ का ये हम लोग को भरना पड़ रहा है बैंक को। लोन भी लिए हुए बैंक से? हाँ, बैंक से लोन जो है उसमें 3 करोड़ हर महीना जाता है। एचईसी लोन में है? हाँ। तो हम लोग कमाते हैं, उसमें से 3 करोड़ उसमें चला जाता है, तो फिर हम लोग को क्या बचेगा? अब ये आप जानिए कि आखिर विकास की ये कहानी एचईसी ने लिखी कैसे। एचईसी में मुख्यतः 3 प्लांट है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है।
तो इस डॉक्यूमेंट्री से वो एचईसी की पूरी कहानी, विस्थापन का दर्द, दंश पूरा समझ सकते हैं, इसलिए पूरा देखना पड़ेगा। तो एचईसी के मुख्यतः 3 प्लांट हैं। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जिसे HMBP कहा जाता है, ये रूस के सहयोग से बना। इसकी लागत 470 मिलियन बताई जाती है। इसी HEC में दूसरा प्लांट है फाउंड्री फोर्ट प्लांट, यानी कि FFP। ये चेक गणराज्य के सहयोग से बना, जिसकी लागत 1000 मिलियन से ज्यादा थी। ये प्लांट HEC का बैकबोन है। और तीसरा प्लांट जो है HEC का, वो है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, यानी कि HMTP। इसकी लागत भी 250 मिलियन से ज्यादा थी। HEC एशिया का पहला ऐसा प्लांट था जो बहुमुखी था, और इसके ये तीनों प्लांट दुनिया के एक अलग किस्म के महारत रखते थे। एक ही परिसर में फॉर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग और टूल्स प्लांट थे, और ये एशिया में किसी के पास नहीं थे। इसीलिए इस एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। के लोग, हम लोग का पहचान ही है जमीन। जमीन से ही हम लोग झारखंडी है। यदि हम लोग के पास जमीन नहीं रहेगा तो बाहर के लोग और हम लोग में कोई अंतर नहीं है। जो खतियान है वही हम लोग का पहचान है कि हम लोग झारखंडी है। तो झारखंडी से जमीन लोग बोलने से झारखंडी लोग भड़कता है। तो लोग भड़के कि नहीं नहीं हम लोग जमीन देंगे नहीं, 10 तरह का। तो कई गो मीटिंग हुआ, कई गो प्रदर्शन हुआ, लोग को अनाप शनाप समझाया गया कि नहीं आप लोग का यहाँ कारखाना बनेगा, इस जगह का माने डेवलपमेंट होगा, आप लोग को नौकरी मिलेगी। बहुत तरह का लोभन दिया गया कि आप लोग को जहाँ बसाया जाएगा वो पुनर्वास ग्राम होगा, बना हुआ घर मिलेगा, वहाँ स्कूल रहेगा, पानी का व्यवस्था रहेगा, चिकित्सा का व्यवस्था रहेगा, हर चीज़ का जो सिस्टम है उन लोग बताए। तो लोग झांसे में आ गए। उसके बाद जब कंपेंसेशन तय हुआ तो फिर थोड़ा सा बढ़ाया, और कितना करीब 5,000 रुपया गया ना, 3,000। हाँ, तो यही हिसाब में तो लोग उस पर भी राजी नहीं थे। तो देखिए, जहाँ एक तरफ अनपढ़ हो और दूसरे तरफ IAS लोग हो, तो समझौता कैसा होगा? आप HTC का कहना है कि हमारा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, हम जमीन बेच के या दूसरे को हस्तांतरित करके जमीन अपना उद्धार करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक संयुक्त टीम के माध्यम से HTC के पुनरुद्धार के नाम पे जमीन का सौदा किया गया। जबकि हमारे साथ में ये सहमति ऑलरेडी 1961-62 में हो चुकी है कि ना तो आप जमीन किसी को लीज पे दीजिएगा, ना जमीन बिक्री कीजिएगा, बल्कि अगर वैसा स्थिति आएगा तो वो जमीन रैयत को आपको वापस करना है, और गवर्नमेंट का बाज़ाब्ते उसका नोटिफिकेशन भी है। लेकिन हम विस्थापितों को छला गया, हमारे ज़मीन से हमको बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया। पुनर्वास के नाम पे 5 डिसमिल और 10 डिसमिल दिया गया, जो आज भी हम शरणार्थी शिविर में हैं। हम अपने आप को बोल रहे हैं समिति, हम लोग आज भी शरणार्थी शिविर में 70-75 साल से रह रहे हैं। हमारी पहचान को हटा दिया गया। जो वादा सरकार पहले किया था, जन कल्याण समिति का कहना है कि हम कोई नया मांग आपसे नहीं मांग रहे हैं। हमारे साथ में जो 65-63 में सहमति हुई है उसका 100% आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जो खाली जमीन है रैयत को आप वापस कीजिए। ये हम नहीं करें, ये भारत सरकार, बिहार सरकार और जन कल्याण समिति के साथ में सहमति है। प्लस हमारा नियोजन के बारे में तय हुआ था कि प्रायोरिटी विल बी गिवन डिस्प्लेस्ड पर्सन। हमने HEC को जमीन दिया था, हमारे लोगों को नौकरी के बदले में हमने जमीन दिया है। अगर HEC के जगह में विधानसभा बना रहे हैं, अदर बना रहे हैं, तो वहाँ प्रायोरिटी विल बी गिवन डिस्प्लेस्ड पर्सन हर हाल में आपको लागू करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जमीन हमने टाउनशिप के नाम पे दिया था, विधानसभा के नाम पे नहीं दिया था, हाईकोर्ट के नाम पे नहीं दिया था, गेल इंडिया के नाम पे नहीं दिया था, हमने HEC के नाम दिया, पर्पसली दिया है। अगर आप पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको हर हाल में रैयत को जमीन वापस करना होगा। अन्यथा कल के डेट में, वर्तमान में आप देख लीजिए कि ये बोला जाता है कि झारखंड में उग्रवाद है।
मैं आपको चेतावनी देता हूं चैनल के माध्यम से भारत सरकार को और झारखंड सरकार, झारखंड में कल का सबसे बड़ा उग्रवाद अगर होगा तो इसी कोर कैपिटल में। मैं अपने बात बता रहा हूं, मेरा 40 एकड़ जमीन HEC के नाम पे, फैक्ट्री के नाम पे लिया गया। हमारे पास में आज 20 डिसमिल जमीन में जिसका मालिकाना हक नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। ये तो आपने सुना और ये इंगित भी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। HEC एशिया का सबसे बड़ा कारखाना। तो HEC के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी बिल्कुल अलग है। HEC के पुराने लोग बताते हैं कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कही जाने वाली HEC को गंभीर आर्थिक संकट और बंदी के कगार पर सरकार की नीतियों, अदूरदर्शिता और प्रबंधन की लापरवाही ने लाकर खड़ा कर दिया। 70 के दशक से ही कंपनी वित्तीय संकट की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। कुशल और सदे हुए लोग पलायन करने लगे। शुरुआती दौर में HEC उपकरण तो बनाता था, लेकिन कीमत केंद्र सरकार तय करती थी। लिहाजा कई बार लागत के अनुसार कीमत भी नहीं मिलता था। यही नहीं, HEC राजनीतिक हस्तक्षेपों से भी घिरा रहा। सत्ता के करीबी लोगों को CMD के जैसे पदों पर बिठा दिया गया। HEC के पुराने लोग इसी कड़ी में KD मालवीय का नाम लेते हैं। HEC में एक और दौर आया जब अवैध बहालियों का भी बाहर रहा। अधिकारियों ने परिवारवाद चलाया। एक समय कर्मचारियों की संख्या 22,000 पहुंच गई। हाथ में काम नहीं और खाने वाले हजारों लोग। हालांकि 1992 में HEC ने इस संकट को दूर करने के लिए VRS लाया। 2004 में इस थकी हारी HEC के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का पुनर्वास पैकेज पास किया। पिछले दशकों में HEC की कमाई एक छोटी मोटी कंपनी बन गई। यानी कि सोचिए कि मतलब HEC की कमाई से ही आकलन हो सकता है कि एकदम सिमट गई। 2006-07 में इसकी कमाई इन सैलरी जैसे हो गई। 2-3 करोड़ का कमाई हुआ। 2023-24 में जो रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट में जो बताया गया कि महज 24 करोड़ का HEC को ऑर्डर मिला। एक तो ऑर्डर नहीं हुआ, दूसरा बदहाल जो कल पुर्जे थे वो खराब होते गए। मशीनें इसके संकट को और बढ़ाती गईं। अब HEC के पास जमीन बेचकर ही अपनी फटी हुई चादर से खुद को ढकना था। जब सब देख रहे हैं तो कहाँ से प्रवर्तन निदेशालय तो क्या क्या 10 तरह का ये करके तो कितना IAS लोग मिल के इस सब को खत्म कर दिया। जो अधिनियम में जो माने रैयत के पक्ष में जो अधिनियम का ये है उसको टोटल इन लोग खत्म कर दिया है। मतलब अब रैयत इसको लेके आवाज नहीं उठा पाएंगे। रैयत का आवाज सुना ही नहीं जा रहा है, कहीं नहीं सुना जा रहा है। मतलब एक तरफ वो मतलब सोसाइटी डेवलप किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी, तमाम चीजें हो रही हैं और विस्थापन का दंश वही है। बस ये तो स्मार्ट सिटी जिस दिन माने झारखंड का दुर्भाग्य कहिए या विस्थापित का दुर्भाग्य कहिए कि इसके अंदर एक भी IAS IPS नहीं है। माने इतना पिछड़ा इलाका ये रहा, यहाँ एक भी IAS IPS नहीं है। हम कोई यदि बोले हम अभी लिख के दे देंगे, जिस दिन 5 गो IAS यहाँ से सवर्ण में हो जाए स्मार्ट सिटी टूट जाएगा। चाहे आज टूटे 100 साल बाद टूटे, लेकिन स्मार्ट सिटी टूटेगा। ये आप एकदम लिख के रख लीजिए, ये इलीगल है, इलीगल रहेगा। हम मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, कागज नहीं मरेगा। क्या ये लड़ाई अब खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब जो है इसमें ही बिखराव देखा जा रहा है, जो विस्थापित हैं कोई आवाज उठा नहीं रहा। देखिए लड़ाई खत्म तो नहीं होगी, हम मर जाएंगे, कागज नहीं मरेगा। कोई न कोई ये कागज को निकालेगा। और जैसा हम बोले कि जिस दिन 2 गो 4 गो IAS यहाँ से हो जाएंगे, उस दिन स्मार्ट सिटी टूट जाएगा और जमीन लेयर को वापस होगा।
लड़ाई लड़ने की बात, ये जज्बा तो हम लोगों में है अभी भी, लेकिन प्रेजेंट में बात करना चाहिए। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे हम लोग लड़ेंगे। मेरा बेटा क्या करेगा उस पर हम नहीं जाते हैं। हमारे पिताजी जो हमको ज्ञान दिए हैं उससे हमको यही लगता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे। मेरा बेटा का हमको, हाँ, हम लोग भी उसको ज्ञान दे रहे हैं, अगर पकड़े रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि यही करते करते तो 4 पुश्त हम लोग का बीत गया लड़ाई लड़ते लड़ते। अब एबिलिटी हमारे में, कैपेबिलिटी अगर है, हमारे बच्चे में कैपेबिलिटी है, अगर कहीं बाहर जॉब पकड़ लेता है तो यहाँ लड़ाई कहाँ से लड़ेगा? और लड़ाई लड़ाने के लिए हम उसको अगर रोक रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं तो हम तो पहले मूर्ख बनबे कि हम महामूर्ख बन रहे हैं ना। तो जब तक ये जिम्मेवारी, हम आपको बता रहे हैं कि ये जिम्मेवार हम लोग हैं कि हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक लड़ाई तो लड़ेंगे। शोषण का शिकार होने का मादा हम लोग में नहीं है, शिकार होकर रहने वाले आदमी नहीं है। बिक्री नहीं हुआ, अधिग्रहण किया है। सरकार को अगर अधिग्रहण नहीं करने दीजिएगा तो अभी देख रहे हैं, नहीं अधिग्रहण करने दीजिए तो लाठी चला रहा है। आज से 50s में यहाँ का टोपोग्राफी क्या होगा, यहाँ के कितने लोग पढ़े लिखे थे, सोशल मीडिया कहाँ था, नहीं था। उस समय में अगर रांची का एक ठो थाना का एक ठो दरोगा आ जाता था तो आदमी का हड्डी हिल जाता था। अभी ना सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, डीसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है, डिप्टी कलेक्टर को भी क्वेश्चन कर रहा है। उस समय तो हड्डी हिल जाता था। उस गरीब जनता से कैसे जमीन लिया होगा सरकार, सोच लीजिए। फोर्सिबली भी लिया होगा। एचईसी प्रबंधन ने वर्ष 2009 में राज्य सरकार को कुल 2342 एकड़ जमीन बेच दी। ये कौन सी जमीन थी, इस पे जरा गौर फरमाइएगा। 7000 एकड़ जमीन की आहुति किसने दी थी? रैयतों ने, जो झारखंड के मूलवासी हैं, रैयत हैं, आदिवासी हैं, इन्होंने दी थी। उसी जमीन में एचईसी बना है। बची हुई जमीन एचईसी ने 2009 में 2342 एकड़ जमीन राज्य सरकार को बेच दी। इसमें स्मार्ट टाउनशिप के लिए 656 एकड़ तय था। एचईसी की जमीन में ही विधानसभा का निर्माण किया गया, जहां बैठकर माननीय राज्य का भाग्य लिखते हैं। वहीं एचईसी अपनी फूटी किस्मत पर आज भी रो रहा है, आंसू बहा रहा है, अपनी बदहाली को कोस रहा है। एचईसी की ही जमीन पर हाई कोर्ट, मंत्रियों के चमचमाते बंगले, विधायकों के बंगले तैयार हैं। इसके अलावा एचईसी ने 500 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी को और देने का प्रस्ताव पास किया है, जिससे 5500 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य है। इससे पहले ही एचईसी ने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ को 198 एकड़ जमीन दे दिया है। इसके अलावा 313 एकड़ जमीन एचईसी ने अलग अलग लोगों को लीज पर दे दिया है। जैसे स्टेडियम, वो एचईसी की जमीन है। कई ऐसे जमीनें हैं जिसको एचईसी ने लीज पर दे दिया। अब तो हालात ये हैं कि जो एचईसी के क्वार्टर्स हैं उसको भी एचईसी बेच रहा है और पैसे वसूल रहा है। कई लोगों ने अवैध कब्जा भी कर लिया है, चाहे वो एचईसी की जमीन हो या एचईसी के क्वार्टर्स हो, उस पर अवैध कब्जा भी लोगों ने जमा लिया है। हम लोग की जमीन जब ली गई उस वक्त हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो जिस सोच के साथ दिया था, सरकार के से जो वायदे हुए, बिहार सरकार थी उस वक्त, तो जब हमारी जमीन अधिग्रहण, हमारी जमीन अधिग्रहण की जा रही थी, उस वक्त हमारे पुरखों ने ये सोचा था ना, एक सपना देखा था कि हमारा एक पूरा पीढ़ी जो है वो जाएगा और यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा, यहाँ के स्थानीयों का विकास होगा, और जिनकी जमीन जो भी स्थापित है उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए हम लोगों ने जमीन दिया, हमारे पुरखों ने जमीन दी। लेकिन कुछ वर्षों तक ये चला ठीक, लेकिन उसके बाद यहाँ काले बादल मंडराए और उस वक्त बिहार था। और मैं इसको सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं इसको ले जाऊं तो उस वक्त जो 32 गांव 33 गांव के जो लोग स्थापित हुए, 8,000-9,000 एकड़ हमारी जमीन गई। उस वक्त जो एचईसी का जो काल था बहुत अच्छा था,
लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 1894 के तहत वो सब हमारा जमीन अधिग्रहण किया गया था। और ये सरकार के बीच में एक ये समझौता हुआ था कि हम उतने ही जमीन का उपयोग करेंगे जितने हमको जरूरत होगी, लेकिन जरूरत से ज़्यादा जमीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से, और राज्य सरकार ने लोभ लालच मैंने कोई आवश्यकता नहीं थी 7,000-8,000 एकड़ जमीन देने की। और उसके पहले भी उन लोगों ने कमान संभाला, कई दौर के वार्ता हुई इस बात को लेकर, लड़ते आज हम लोग एक पीढ़ी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब इसके बाद मेरी पीढ़ी लड़ेगी, हम लोग उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं, जमीन तैयार कर लड़ेगा, छोड़ेंगे थोड़ी हम लोग जमीन। तो जो सरप्लस जमीन में जो था, कई ऐसी भूमि थे जिसको अधिग्रहण में नहीं रखना था, फिर भी उसको अधिग्रहण करके कुछ, मान लीजिए यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गांव समाज का, उसको वो भी अधिग्रहित हो गया। अब हमको अपने कब्रिस्तान में जाने के लिए, कब्र में जाने के लिए हमको HEC से परमिशन लेना पड़ता है। हम उसको बाउंड्री नहीं कर सकते हैं, हम उसमें उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं। तो कई ऐसे मंदिर मस्जिद वाले जो क्षेत्र है जहाँ पूजा स्थल है, उसको तो अधिग्रहण करना ही नहीं था, वो अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर रखना था। तो कई ऐसी सामाजिक समस्याएं भी आई जिसको बिहार सरकार ने और झारखंड की सरकार उस पर ध्यान देती है। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 25 सालों के अंदर अगर HEC के विस्थापितों का समाधान नहीं हो रहा, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो दुर्भाग्य है। और कई ऐसे आंदोलन हुए, हम लोगों ने यहाँ भी जब नया विधानसभा का नींव रखा जा रहा था, हम लोगों ने खेते जोत दिया, उन्हें नहीं करने देंगे, लाठीचार्ज हुआ। CRPF कैंप को जो जमीन दिया गया, CRPF का जो हेडक्वार्टर यहाँ बना रांची में, उस वक्त भी हम लोगों ने विरोध किया कि भाई अब ये जमीन को किस आधार पर वो ट्रांसफर कर रहा है। कि सरकार की जिद थी, मशीनरी था, लाठीचार्ज किया, खदेड़ धरना प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ किया कि भाई हमको हमारा जमीन वापस करो, लेकिन नहीं किया। और फलस्वरूप आप देख रहे हैं। मैं बहुत ये के साथ कह रहा हूँ, ऑन कैमरा में आपको कहना है, तो हाई कोर्ट को भी यहाँ नहीं बनना था जब तक, लेकिन कैसे बना? अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, विधानसभा बन गया, तो सब तो अवैध रूप से निर्माण हुआ ना। तो आपने कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन किया, आपने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन किया। सात 7,000 एकड़ वाली HEC के पास मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब केवल आधी जमीन यानी कि लगभग 3,000 एकड़ जमीन ही बची है। अब जरा सोचिए कि HEC के पास ये जो जमीनें हैं वो किसकी हैं? कौन लोग थे जिन्होंने ये जमीनें दी? ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वही 7,000 एकड़ है जो HEC का प्राइमेसिस है। मतलब ये सारी जमीनें, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये HEC की जमीनें हैं तो इसमें स्मार्ट सिटी, विधानसभा कैसे बन गया? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि HEC का जब निर्माण होना था तो आखिर 7,000 एकड़ आया कहां से HEC के पास? तो ये जमीनें आई और इसमें जो आहुति दी गई वो यहाँ के मूलवासी, मेहनतकश मजदूर, आदिवासी थे जिन्होंने अपनी जमीन HEC को सौंप दी। ये तमाम जो जगह आप देख रहे हैं जिसमें स्मार्ट सिटी, विधानसभा, हाई कोर्ट, जिसको HEC ने झारखंड सरकार को बेच दिया, जो खाली पड़ी जमीनें थी, जो रैयतों की जमीनें थी, उसको HEC ने झारखंड सरकार को बेचा और उस पैसे से अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहा है या उनके कर्ज चुका रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन रैयतों का क्या हुआ, उन मूलवासी, उन आदिवासियों का क्या हुआ जिनकी जमीनें थी। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, इसमें कभी धान की फसल लहलहाती थी, उनका घर था, उनकी रोजी रोटी थी, जहां वो धान उपजाते थे, वो पैदावार करते थे और उसी से खाते थे।
लेकिन ये तो आज चकाचौंध में बदल गया। 65 साल पहले यहाँ पे गरीबों का बसिंदा था, आदिवासियों का बसिंदा था, लेकिन आज वो स्मार्ट सिटी में विधानसभा और तमाम सुख सुविधाओं के लिए, या यूं कहें कि सत्ता यहाँ पे केंद्रित हो गई है। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि इन गांवों में बसने वाले वो लाखों लोग जिनकी ये 7000 एकड़ जमीनें थी, वो आखिर कहाँ गए, कहाँ गए, किस हाल में है? तो ये भी हम आपको बताएंगे, बकायदा उस गांव तक लेकर चलेंगे कि आज वो किस स्थिति में है। 65 साल बाद भी उनकी स्थिति कितनी बदली है। क्या इसके बदले उन्हें नौकरी दी गई, पुनर्वास दिया गया? क्या आज 65 साल बाद वो सुख सुविधाओं से लैस जिंदगी जी रहे हैं? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बदहाल हैं, फटेहाल हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसके बाद हम उन गांवों में भी आपको लेकर चलेंगे, ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि उन गरीबों का क्या, उनके आंसुओं का क्या, उनके बदहाल जिंदगी का क्या, उनकी आर्थिक तंगी का क्या, कौन है कसूरवार। अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये वही गांव है जिन्होंने अपनी जमीन एचईसी के निर्माण में आहुति दे दी। आपको बताएं कि 38 गांव के रैयत, आदिवासी, मूलवासी, 38 गांवों के लोगों की जमीनें, उनका घर, सब कुछ एचईसी के निर्माण के लिए ले लिया गया। 7000 एकड़ जमीनें इनसे ली गई और बकायदा इनसे वादा किया गया कि इन्हें एचईसी में रोजगार दिया जाएगा, इनके पुश्तों को मतलब नौकरी दी जाएगी और तब मुआवजा दिया जाएगा, पुनर्वास दिया जाएगा। पुलिसवर जी, तब की जिंदगी कैसी थी और अभी क्या देख रहे हैं? तभी तो कुछ खेती बाड़ी करके अपने जीविका चल जाता था, लेकिन अभी तो मजदूरी करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। मजदूरी करते हैं तो क्या करेंगे? तो आप लोगों का कितना जमीन गया था? वहाँ करीब 3-4 एकड़ गया। 3-4 एकड़। हाँ। उसके बदले यहाँ कितना जमीन दिया? प्रत्येक परिवार को 20-20 डिसमिल के हिसाब से दिया गया है। जो जितना था ना उस समय उसको दिया गया, जो पीछे जन्म लिया उसको नहीं मिला। 65 साल में कितना बदला? जो तब था वो आज है कि कुछ बदला है? नहीं बदला है, जो कत्ते है। स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। कोई बीमार होता है तो कहाँ जाना? जाते हैं हॉस्पिटल। रांची? नहीं, हटिया, टिपदाना। एम्बुलेंस आता है इधर? नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं आता है। तब तो कोई गंभीर बीमार रहेगा वो मर जाएगा। वो तो कंधा में ढोके ले जाना पड़ता है। कंधा में ढोके ले जाना पड़ता है। 65 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। पुनर्वास के नाम पर उनको ऐसे ही जीएम लैंड, जो गैर मंजूर जमीन, जो सरकारी जमीन है, उसमें लाकर ऐसे ही फेंक दिया गया। उन्होंने जैसे तैसे अपने रहने के लिए घर बनाई, उन्हें घर बनाकर भी नहीं दिया गया। ना उनके लिए सड़क की व्यवस्था की गई, ना स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था किया गया। वो आज भी उसी बदहाल फटेहाल जिंदगी के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। टूटी हुई दीवारें हैं, उनकी फूटी हुई किस्मत है। एचईसी में क्या करते थे आप? एचईसी में काम करते, कुली कबाड़ी और काम करेंगे। कितना मिलता था? कितना मिलता? पहले तो 2.5-3 रुपया ऐसे ही देता था। 2.5-3 रुपया, 4 रुपया? तो कैसे उससे गुजारा होता था? पहले तो सस्ता जमाना था। अच्छा। 2 आना 4 आना चावल दाल था, जवानी 8 आना था। तब उसके बाद आप नौकरी से रिटायर हुए कि वीआरएस ले लिए? लिए थे कि जबरदस्ती ले लिया था? जबरदस्ती दिलवाया, सब जबरदस्ती दिलवा दिया। सब इसमें हमको क्या ले रहा है? तो लिखवा दिया था वो आपसे ना? तब उसके बाद कैसे आपका घर चलता है, घर परिवार कैसे चलता है? ऐसे लड़का लोग को कुली कबाड़ी करता है, खाओ। कितना जमीन गया आपका उसमें एचईसी फैक्ट्री बनाने में? ढेर जमीन था उसमें, पूरा बस्ती वहीं पे है। हाँ, ये पूरा बस्ती वही है। हाँ, तो आपका कितना गया था, कितना एकड़? 1 एकड़ 2 एकड़ करीब एकड़।
टायर जमीन देखे 2 एकड़ करीब था। तो आज देखे हैं कि वो जमीन में क्या बनाया गया, फैक्ट्री में गया आपका जमीन कि ऐसे ही उसमें बस्ती बसा दिया गया, बेच दिया गया? सब वहाँ क्वार्टर बना दिया, क्वार्टर डैम बन गया। अच्छा, तो उसका मुआवजा दिया, पैसा दिया आप लोग को? अब वो लोग बाबा लोग जाता है, हम लोग नहीं जानते हैं। बाबा, तो आपको आज देखते हैं तो लगता नहीं है कि मेरा जमीन में इतना फैक्ट्री लग गया, क्वार्टर बन गया और हम लोग इस बदहाली में, छोटा था तो क्या इस बदहाली में जी रहे हैं, टूटा फूटा घर। तो ऐसे मजदूरी करके घर चलता है आपका? क्या करें, मजदूरी से चलता है। अड़तीस गांव के लोगों को कहां बसाया गया? आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आखिर 38 गांव के लोग कहां गए। 7000 एकड़ जमीन देने वाले आखिर वो आदिवासी मूलवासी रैयत कहां गए, जिनको उनके घर से निकाल दिया गया, जिनकी जमीनें ले ली गई, जिस जमीनें में वो पैदावार करते थे, खाते थे, अनाज पैदा करते थे। तो यही वो गांव है, एक गांव में मौजूद है। ऐसे 38 गांव हैं जो आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सबको ये 10 डिसमिल 20 डिसमिल जमीनें मिली, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं। तो अब जो जैसे उसमें एक इनकी जैसे देखिए, हम लोग छोटा छोटा से याद है कि हम लोग को जब उठाया गया तो एकदम हजारों ट्रक लगता था और जमीन घर दरवाजा टूटता था कि कोई खपड़ा लिया, कोई क्या, कोई मोरा। जब पहले हम लोग जमीन में खेती करते थे तो धान जो होता था मोरा बांधते थे, मोरा बोलते थे उसको, गोल गोल से ऐसी पुआल का बना करके बनाते थे। उस सबको हम लोग के लिए गवर्नमेंट ट्रक दिया था वहाँ, उसके द्वारा जितना भी जमीन हम लोग को मैंने सामान था उसको घर तक पहुँचाया, जितना जो ला सका लाया, नहीं लाया तो बस वैसे खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया, सब तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। तो दादा, जिस तरह से जब ये लिया जा रहा था, या जो एचईसी का पूरा है उसमें एक इंकित है, जब आप लोगों से वादा किया जा रहा था ऑन पेपर, जो हम देख पाते हैं रिकॉर्ड के, उसमें लिखा हुआ था कि जब जितनी फैक्ट्री के काम में जमीनें आएंगी उससे जो जमीनें बचेंगी वो स्वतः वापस रिटर्न कर देंगे। हाँ। तो बोला था, लेकिन कहाँ है कहीं पर भी तो आज तक 1 इंच जमीन नहीं रिटर्न किया है गवर्नमेंट। तो आप लोगों का केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है? चल रहा था, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं, हमको आइडिया नहीं है अभी। पैंसठ साल बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। बदला सिर्फ इतना है कि वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने एचईसी में नौकरी का सपना देखा था, आज कई लोग इसी सपने के साथ गुजर गए। जो जिंदा हैं वो आज अपनी किस्मत को कोसते हैं कि किस वक्त में उन्होंने अपनी जमीन एचईसी को दी थी, जहां आज एचईसी ने खुद की फैक्ट्रियां तो बना ली, लेकिन उसके साथ ही वो उन बची हुई रईतों, आदिवासियों, मूलवासियों की जमीनों को सरकार को, कंपनियों को लीज पर दे रहा है, बेच रहा है। पूरा परिवार को देंगे। हाँ। जितना भी उसका बाल बच्चा है सबको नौकरी देंगे। हाँ। लेकिन सिर्फ माँ बाप को दिया। हाँ। आधा लड़का को भी नहीं दिया। हाँ। और बस ऐसे ही वहाँ से उठा के हम लोग को यहाँ बैठा दिया। तो इतना किलोमीटर आज आपका जो जमीन है, मतलब आपका वो मेन जमीन कहाँ पे आपका गया है? फैक्ट्री में गया कि उसके जगह पे कुछ और? फैक्ट्री में भी गया है और स्मार्ट सिटी जो बन गया है। हाँ। जोड़ा टंकी था ना वहाँ पे। हाँ। वहाँ हम लोग का जमीन था। तो अच्छा, ये क्या बोल के लिया गया था? सिर्फ एचईसी के लिए लिया गया था? हाँ, एचईसी के नाम से हाँ। बोल के लिया गया था। तो उसके बाद ये कहा गया था कि अगर जमीनें बच जाएंगी तो आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा या उसका और कुछ मुआवजा दिया ये जाएगा? तो नहीं बोला। हाँ। ये नहीं बोला उसने। अच्छा, पता है आपको कि आपकी ही जमीनें बेच रही है अब एचईसी सरकार को या दूसरी कंपनियों को, और वहाँ पे इस तरह से स्मार्ट सिटी ये सब डेवलप किया जा रहा है? पता है आप लोग को? अभी तो ऐसे स्मार्ट सिटी बना दिया सरकार। हाँ। हम ही लोग का जमीन में, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं है। हाँ, अभी तो दुनिया भर का बना दिया है। हाँ।
तो वो पेपर देखे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब आपकी जमीनें एचईसी के काम में नहीं आएंगी तो स्वतः वापस कर दिया जाएगा आप लोग के पास? ये तो हम देखे नहीं। हाँ। हाँ अच्छा, ये जो जमीन दिया गया आप लोगों को मतलब जहाँ पे पुनर्वास दिया गया, हाँ तो इसका मालिकाना हक है आपके पास? दिया गया आपको? दिया है 20 डिसमिल का एक। हाँ अलॉटमेंट लेटर और बाद सेटलमेंट जमीन जेका म्यूटेशन होलो मोटेशन नहीं, खाली ऐसे ही लिख के दे दिया है। मतलब आप लोग कहीं पे पेपर ऑन पेपर नहीं है कि आपकी जमीन है? नहीं, मतलब आपकी और अपनी जमीनें भी चली गई रसीद हैं? भी नहीं करता हम लोग का। मतलब कोई भी चाहे तो आपका हाँ। घर ले सकता है? हाँ, सरकार उठा भी सकता है कभी भी। अच्छा, कोई पेपर हमारे पास है नहीं। हाँ। तो मतलब अपनी जमीनें देकर भी आज आप लोग बेघर के कगार पर खड़े हैं। हाँ, ऐसे बेघर हो गए। आप क्या करते हैं दादा? हम तो अभी बस ये गार्डन है, गार्डन में अपना हाँ। काम उम करते हैं। नौकरी कहाँ आप एचईसी में करते थे? नहीं, एचएससी में नहीं, हम तो आर्मी में भाग गए थे। आप तो रोने लगे। आपके आंख में आंसू आ गया। क्या फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है बताइए? बताइए, अपना दर्द बताइए, बताइए। कहा बताइए। बताइए बताइए। 1960 में हाँ। उठा के ले आया। रोड देंगे, रोड अभी तक इतना मर गया, पूरे बुजुर्ग चले गए सारे, सब चला गया। रोड आज तक नहीं बना? आज तक रोड दिया ही नहीं सरकार। 68 साल हो गए। हाँ 58 में लिया गया था आप लोग का जमीन? हाँ 60 में। 60 में? हाँ 60 में बोला स्कूल बना देंगे, फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे, लाइट देंगे, रोड बना देंगे, स्कूल आने जाने के लिए ये सब, लेकिन आज तक रोड नहीं बना ही नहीं है। देख रहे हैं रोड पूरा ऊबड़ खाबड़ रोड है, लेकिन सरकार आज तक कोई इसमें ध्यान नहीं दिया है। आज इनकी जमीनें जो हैं उस पर चमचमाती हुई स्मार्ट सिटी, चमचमाती लाइटें, गाड़ियों का काफिला, यहाँ तक कि सत्ता का सिस्टम, जो सत्ता चलता है, विधानसभा, हाई कोर्ट, ये तमाम चीजें जो है इन लोगों की जमीनों में बसा दी गई। लेकिन आज ये फटे हाल है, बदहाल है, इनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज झारखंड राज्य को 25 साल हो गए, लेकिन उसके पहले जब 1958 में ये प्रस्ताव आया था तो इन्हीं रैयतों के, इन्हीं आदिवासियों की जमीनें ली गई, लेकिन 65 साल तक ना इनकी कोई सुध लेने आया, ना इनसे कोई बातचीत करने आया कि आखिर ये किस हाल में हैं, इनको सारी सुविधाएं प्रदान हो रही हैं कि नहीं, ना एचईसी के कोई कर्मचारी आए। यहाँ का जमीन है, सब लोग बोलते हैं विस्थापित जमीन है, लेकिन अब अलग अलग कास्ट के लोग भी मतलब अब बोलने लग रहे, आदिवासी जमीन को भी कब्जा करने लग रहे। तो मतलब इस जमीन से भी हटाने की कोशिश हो रही है? इस जमीन से भी हटाने की कोशिश किया जा रहा है। वो लोग अपना खतियान लेके दिखा रहे हैं हम लोग को, और हम लोग के पास तो वो है नहीं। तो हम लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं। उधर आधा साइड चला भी जा रहा है जमीन, खतियान। तो वो लोग फिर कहाँ जा रहा है? अब उनके सामने क्या परिस्थिति? कोई समाधान ही नहीं कर रहा है, कोई एकजुट हो, मतलब एकजुट होते भी है तो ऐसा होता है ना कि झुंड में ही एक दो गलत लोग शामिल हो जाते हैं, जिससे मतलब क्या बोले, यूनिटी टूट जाता है। हाँ, टूट जाता है, और जो मकसद के लिए आवाज उठाते हैं वो दब जाता है। तो मतलब एक तरफ सरकार ने आपकी जमीनें भी ले ली और जहां बसाया वो भी आपका नहीं। हाँ, वो भी हमारा है ही नहीं, क्योंकि खतियान है ही नहीं। अभी इधर साइड भी शायद ऐसा अफवाह आ रहा है कि ये वाला इधर साइड पूरा जितना घर है, जितना बसा हुआ है, उसका भी कोई और खतियान दिखा रहा है। तो ये थी एचईसी के उत्थान से पतन की पूरी कहानी, जो हमने आपके सामने रखी कि किस तरह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना आज बंदी के कगार पर खड़ा है, और उन विस्थापितों का क्या हाल है ये भी हमने आपको दिखाया कि कैसे उनकी जमीनें ले ली गईं और आज भी वो उसे फटेहाल बदहाल स्थिति में है। उनको देखने वाला कोई नहीं है। 65 साल में कुछ भी नहीं बदला। ढलते हुए सूरज के साथ ही उनकी उम्मीदें, एचईसी के कामगार, एचईसी के श्रमिक, उनकी भी उम्मीदें ढल रही हैं, आंखें पथरा गई हैं। उम्मीद अब जो है
उम्मीदें टूट रही हैं, आस टूट रहा है कि अब कुछ होगा। एचईसी के कर्मचारी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य अधर में है, एचईसी फिर से खड़ा होगा, ये सपना सा लगता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को आप देखें, और अब इस डॉक्यूमेंट्री को हम आपके हवाले छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी आवाज में वो ताकत है कि आप फिर से एचईसी के लिए मुहिम छेड़ सकते हैं, उन विस्थापितों को न्याय दिला सकते हैं, उनके सपने को साकार कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1958 में सपना देखा था एचईसी का, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। तो आइए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, इस डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि एचईसी के कामगार, वो श्रमिक जिन्होंने चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाया, इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया, कई ऐसे चीजें जो देश के कीर्तिमान में एचईसी ने स्थापित किया, उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की जाए, ये आवाज ऊपर तक पहुंचाने की एक कोशिश की जाए।